हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट के एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे वो सोल, एनसी वेब या फिर इग्नू, कोई भी यूनिवर्सिटी से है और उनका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर आने वाला है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट अलग से तैयार है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बस एक ही यूनिट हमारा रह गया था, बाकी मैंने सब कुछ करवा दिया है। यानी कि अमालगमेशन हम लोगों को करना है, जो वेटेज है इसकी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ और हो सकता है कि ये 2 पार्ट्स में वीडियो बने। एक पार्ट अभी आपको कराऊंगी, उसके बाद दूसरा सेकंड पार्ट आ जाएगा और आपको पूरा कॉन्सेप्ट करा दूंगी, क्वेश्चन भी करा दूंगी, ताकि आप एग्जाम में कम समय के अंदर मेन क्वेश्चन भी करके चले जाएंगे, तो भी आराम से आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। अमालगमेशन होता क्या है, क्यों किया जाता है, क्या फायदे हैं, कौन सा मेथड लगाना है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो देखो, सबसे पहले बात हम समझते हैं कि अमालगमेशन होता क्या। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में ये सारी बातें बताई गई हैं अमालगमेशन के बारे में। हमें अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से पढ़ना है। अमालगमेट का मतलब क्या होता है, तो देखो, अमालगमेट का मतलब होता है टू जॉइन और यूनाइट टू फॉर्म अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। यानी कि हम सिंपल भाषा में बोले तो टेकिंग ओवर बाय अ न्यू कंपनी ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज। कहने का मतलब ये है, आपने अमालगमेशन अकाउंट्स में क्लास 12th में आप लोग पढ़कर आए होंगे। यानी कि आपने चैप्टर नहीं पढ़ता, बट ये वर्ड का मतलब आपने पढ़ रखा है। तो देखो, अमालगमेशन का एक सिंपल सा मतलब, एक सिंपल लाइन जो हिंदी हम समझेंगे वो ये होता है कि जब भी कोई 2 कंपनी या कोई भी कंपनी मिला करके एक कंपनी बनती है, या फिर एक या एक से ज्यादा कंपनी जो होती हैं वो किसी दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी में शामिल कर लेती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमालगमेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो हमें समझ आ जाएगा। जैसे मान लो ए और बी है, ठीक है, ये दोनों कंपनीज हैं। ये दोनों तो कंपनी हैं, ये अपनी पुरानी कंपनी बन के एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, अमालगमेशन ही है। आई होप आपको क्लियर है। बाकी हम लोग अभी एक एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे मैंने नीचे लिखा भी है कंपनीज, यहाँ लिखा है कंपनीज विच आर टेकन ओवर गो इनटू लिक्विडेशन, अ न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ द कंपनी। यानी जो पुरानी कंपनी है वो लिक्विडेशन में जा रही है और नई कंपनी स्टार्ट हो रही है, उसी को हम अमालगमेशन कहते हैं। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे क्या है, आपको मैं ओल्ड और न्यू से समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो ए और बी है, ये दोनों क्या है, ओल्ड कंपनी है, मतलब पुरानी कंपनी है। पुरानी कंपनी को हम लोग अमालगमेशन चैप्टर के अंदर ट्रांसफरर कंपनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर कंपनी। लेकिन जो हमारी न्यू कंपनी होगी, जैसे पुरानी कंपनी बंद हो जाएंगी, फिर एक नई कंपनी स्टार्ट होगी। अभी आपको ये भी समझ आ जाएगा ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप इतना समझो कि जो पुरानी कंपनी होती है उसे हम ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं, और जो न्यू कंपनी बन रही है, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में जेड बन रही थी और इस वाले एग्जाम्पल में सी बन रही है, जैसे न्यू कंपनी है, तो उसे हम ट्रांसफरी कंपनी बोलेंगे। जो भी पुरानी कंपनीज होती हैं उसे हम ट्रांसफरर बोलते हैं, और जो नई कंपनी होती है ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं। आपको और अच्छे से इजी वे में समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पर जो है डिफरेंस बनाया है, ताकि आपको हर चीज समझ आ जाए। देखो, ट्रांसफरर कंपनी को सिंपल भाषा में समझना है, जो भी अपना बिजनेस बेच रहा है उसे हम ट्रांसफरर कंपनी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स, वाई और जेड का एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, तो जो एक्स और वाई है पुरानी कंपनीज हैं, ओल्ड कंपनी भी है, इसे वेंडर कंपनी भी बोलते हैं, और ये अपना जो बिजनेस है बेच रही है, अपनी कंपनी बेच रही है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर कंपनी। और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है, ट्रांसफरी कंपनी क्या है, परचेजिंग कंपनी है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मैं लेती हूँ एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैंने अलग से दे दिया था आपको। अब एक्स वाई मिला, देखो एक्स अलग है, वाई अलग है, दोनों मिलाकर एक कंपनी बन रही है एक्स वाई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दूसरा हो गया अमालगमेशन का। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि जो एक्स और वाई थी वो हमारी ओल्ड कंपनीज है, वेंडर कंपनी भी बोलते हैं, एक्स और वाई लिमिटेड, मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया। ट्रांसफरी कंपनी मैंने अभी आपको बताया वो कौन सी कंपनी होती है, जो परचेजिंग होती है। यानी कि एक्स वाई ने किसका बिजनेस खरीदा था, एक्स और वाई का, और दोनों को मिलाकर के क्या बना था, एक्स वाई। तो न्यू कंपनी है, ये क्या है, न्यू कंपनी। एग्जांपल क्या है, एक्स वाई लिमिटेड। आई होप आपको क्लियर है। मैंने ऐसा एग्जांपल इसलिए लिया है एक्स वाई वाला क्योंकि ये आपकी सोल की बुक में भी दिया गया है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम समझते हैं अमालगमेशन करा क्यों जा रहा है। तो देखो, इन अमालगमेशन 2 और मोर कंपनीज जॉइन हैंड टू टेक एडवांटेज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज। जैसे बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, उनके एडवांटेजेस लेने के लिए 2 या 2 से ज्यादा कंपनी, अमालगमेशन का मतलब हुआ कि वो हाथ मिलाती है। 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज जब हाथ मिलाती हैं कुछ एडवांटेजेस के लिए, तो उसे अमालगमेशन तभी किया जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई एक कंपनी है, वो एक्सपेंशन नहीं कर पा रही है, टैक्स सेव नहीं कर पा रही, कंपटीशन से लड़ नहीं पा रही, तो वो क्या करती है, कंपनी को मिला लेती है। तो वो अमालगमेशन करती है ताकि वो कंपटीशन से लड़ पाए और टैक्स सेविंग कर पाए और बहुत सारी एक्टिविटीज जो है कर पाए। आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। मैं सोल की बुक ले लेती हूँ, यहाँ से आपको क्लियर करवाती रहूंगी।
यहाँ से है, ठीक है, इतना तो मैंने आपको लिखकर समझा दिया है। अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमालमेशन, ठीक है, यानी जो ICAI है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने इशू किया है, क्या इशू किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 किया है, गवर्निंग द प्रोसीजर एंड अकाउंटिंग ऑफ अमालमेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि अमालमेशन दो तरीके का होता है। दो तरीके का कौन कौन सा? एक होता है अमालमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा होता है नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। दोनों कब यूज करेंगे, क्या क्या कंडीशंस है जो देखनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें नेचर ऑफ मर्जर की, तो नेचर ऑफ मर्जर के लिए हमारे को कोई 5 कंडीशन है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर वो 5 कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तो हमारा कौन सा मेथड लगेगा? नेचर ऑफ मर्जर लगेगा। लेकिन अगर हम में इन 5 में से कोई एक भी पूरी नहीं हो रही है, 2 पूरी नहीं हो रही हैं, यानी कि पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो नेचर ऑफ परचेज लगेगा। आई होप आपको क्लियर है। जब 5 की 5 कंडीशन फुलफिल होंगी, ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो अमालमेशन नेचर ऑफ मर्जर लगेगा। अगर उनमें से एक भी फॉलोअप नहीं होती है तो कौन सा लगेगा? नेचर ऑफ परचेज लगेगा। तो सबसे पहले अगर सबसे पहले की बात करूँ तो सबसे पहले वो हमें ये बताना चाहते हैं कि all assets and liability of the transferor company become after amalgamation the assets and liability of the transferee company। देखो बात पहले ये समझने की है कि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी आपको समझ आनी चाहिए। ट्रांसफरर कौन सी वाली कंपनी है मैंने आपको अभी बता दिया है, और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है। तो आपको याद रखना है, ओल्ड जो होती है वो आपकी ट्रांसफरर होती है और जो न्यू कंपनी होती है वो ट्रांसफरी होती है। दोबारा से बता दिया मैंने आप लोगों को। तो बस इतनी सी बात आपको समझनी है। बार बार ये टर्म यूज होंगे, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे ही कंफ्यूज होने लगोगे एक बार देख लेना, मतलब पीछे जो मैंने बताया वो आप देख सकते हो, या फिर कॉपी पे साथ में लिख के भी चल सकते हो, क्योंकि न्यू चैप्टर है तो कंफ्यूजन ना हो। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैम हमने ये टॉपिक समझा, हमें काफ़ी तो समझ आ गया, कुछ नहीं भी आए। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, अकाउंट्स है, कभी कभी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं भी आती हैं, तो आप दोबारा 2 बार 3 बार वीडियो देख लो, आराम से समझ आ जाएंगे। नहीं आती तो कमेंट तो आप कर ही सकते हैं और आपके रिप्लाईज भी आपको मिल जाते हैं। तो चलो आओ फटाफट से, ये हमने पढ़ लिया। फर्स्ट वाला क्या कहना चाहता है? फर्स्ट वाला हमें ये कहना चाहता है, मैं आपको कॉपी पे साथ साथ लिख लिख कर भी समझाती रहूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एक फ्रेश पेज ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहली कंडीशन मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले कंडीशन में वो ये बताना चाहता है कि जो हमारी, मान लो ये हमारी कौन सी कंपनी है, ये हमारी है ट्रांसफरर, ठीक है, और ये कौन सी कंपनी है? ट्रांसफरी कंपनी, पूरा लिख दिया मैंने, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो मैंने लिख दिया। तो ये हमारी ट्रांसफरर कंपनी है और ये हमारी कौन सी है? ट्रांसफरी कंपनी है। तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि जो भी हमारी ट्रांसफरर कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, क्या हैं? जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी किसकी हो जाएंगी? ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएंगी। यही लाइन यहाँ पे साफ साफ लिखी है, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम आफ्टर अमालमेशन, मतलब अमालमेशन के बाद जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लाइबिलिटी हैं वो किसकी हो जाने वाली हैं? ट्रांसफरी कंपनी की हो जाने वाली है, क्योंकि ट्रांसफरी ने जो है बिजनेस को खरीदा है। तो खरीदा है, कंपनी को खरीदा है, तो सारी एसेट और लाइबिलिटी अमालमेशन के पास किसकी हो जाएंगे? ट्रांसफरी कंपनी हो जाएगी। नंबर टू में वो ये बताना चाहता है, यहाँ साफ साफ लिखा भी है, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। उसके बाद लिखा है बिफोर अमालमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी और इट्स और दे नॉमिनीज बिकॉम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द अमालमेशन। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जो भी हमारे, मैं दोबारा से यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, सेकेंड पॉइंट समझेंगे क्या कहना चाहता है। तो सेकेंड पॉइंट सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये ट्रांसफरर कंपनी है, ये कौन सी है? ट्रांसफरी कंपनी है। तो सिंपल भाषा में बोलो तो 90% शेयर होल्डर जो होंगे वो किसके बन जाने चाहिए? मतलब ट्रांसफरी कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं वो किसके बन जाने चाहिए? ट्रांसफरर कंपनी के बन जाने चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए, सेकेंड कंडीशन। यानी कि ट्रांसफर कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं वो किसके बन जाने चाहिए? ट्रांसफरी कंपनी के बन जाने चाहिए। आई होप आपको क्लियर है। नंबर 3 पे अब मैं समझाती हूँ क्या लिखा है। द कंसिडरेशन इज, यहाँ लिखा है, इज डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफरी कंपनी होली बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली एक्सेप्ट दैट कैश में बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शनल शेयर। इसका मतलब क्या है? तो देखो फिर से वही ट्रांसफरर कंपनी की बात हो रही है, मैं फिर से बना देती हूँ। यहाँ पे क्या है? ट्रांसफरर है और यहाँ पे कौन है? ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। तो देखो अब बात ये आती है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो शेयर इशू करेगी, यानी कौन से शेयर इशू करेगी? इक्विटी शेयर्स,
इक्विटी शेयर इशू करेगी। कौन करेगी? ट्रांसफरी कंपनी। किसको करेगी? ट्रांसफरर वाले को, यानी कि अपने शेयर इशू कर देगी। आई होप आपको क्लियर है। नंबर 4 पे क्या है? नंबर 4 पे वो बता रहे हैं द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज अटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर द अमालमेशन बाय द ट्रांसफर कंपनी। यानी कि कहने का देखो 4 पॉइंट क्या कहता है? द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज अटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर द अमालमेशन ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी न्यू कंपनी है, यहाँ पे देखो फिर से समझो, ये ट्रांसफरी कंपनी है, ये हमारी ट्रांसफर कंपनी है। ये कहना चाहता है कि जैसे अमालमेशन हो जाएगा तो हम ये मान के चलेंगे जो ट्रांसफरी कंपनी है वो इस बिजनेस को, इस कंपनी को, ठीक है, इस कंपनी को चलाती रहेगी। क्या करेगी? चलाती रहेगी, यानी कि वो चलती रहेगी। ये मान के कंटिन्यू, यानी कि वो जो कंपनी है वो कंटिन्यू रहेगी। 4th पॉइंट ये है। उसके बाद आता है 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट कहता है नो एडजस्टमेंट्स इज अटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी व्हेन दे आर इनकरप्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल भाषा में यहाँ पे समझाया गया है कि जो भी यहाँ पे ये है ट्रांसफरर, ये है ट्रांसफरी, मैं लिखती हूँ ट्रांसफरर, और ये है हमारी ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो ए और बी, ठीक है। ए क्या है? हमारी ट्रांसफरर कंपनी, और बी क्या है? ट्रांसफरी कंपनी है। मतलब ये ओल्ड है और ये न्यू है। फिर से लिख रही हूँ, ठीक है, न्यू है। तो बेसिकली जो ये बी है, ये जितने भी अकाउंट्स मेंटेन करेगी, जितने भी अकाउंट्स, उसके अंदर सारी की सारी जो एसेट्स होंगी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो होंगी ट्रांसफरर कंपनी की, वो सारी की सारी जो है इन रिकॉर्ड करी जाएंगी, इंक्लूड करा जाएगा बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन समझेंगे होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हमें लगाने हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। वैसे तो हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर के अंदर काफ़ी चीज़ें थ्योरी के बेस में समझ ली थी। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जा करके उसको देख ले, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ पे आप लोग को समझा दूंगी। सबसे पहले जो यहाँ पे टॉपिक है हमारा समझने का, वो है परचेज कंसिडरेशन। तो देखो, परचेज कंसिडरेशन इज द सेल प्राइस ऑफ द बिजनेस एग्री म्यूचुअली बिटवीन द टू पार्टीज एंड द ट्रांसफरर, यानी जो सेलिंग कंपनी होती है, एंड द ट्रांसफरी, यानी जो परचेजिंग कंपनी होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डिफाइन द परचेज कंसिडरेशन। एक सिंपल सी जो डेफिनेशन है वहाँ दी गई है आपके पेपर में। ये थ्योरी के बेस में क्वेश्चन आता है, मैं इसीलिए आप लोगों को समझा रही हूँ। इसको अच्छे से समझ लो। थ्योरी में अगर 5 नंबर का भी आएगा ये, तो आप आराम से कर पाओगे। तो देखो, द एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ द शेयर्स एंड द अदर सिक्योरिटीज इशूड एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। देखो सिंपल भाषा में समझो। यहाँ पे 2 चीजें समझाई हैं, मैं आपको कॉपी में रख के समझाती हूँ ताकि आपको आराम से समझ आ जाए, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल नया है। तो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ये क्या है? हमारी ट्रांसफरर कंपनी, और ये क्या है? हमारी ट्रांसफरी कंपनी। को लिख देती हूँ कंपनी, ठीक है। अच्छा, तो ये बोलना चाहता है परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है। पहले तो आप ओल्ड और न्यू फिर से समझ लो। ट्रांसफर मतलब ओल्ड है और ट्रांसफरी मतलब न्यू कंपनी है। बात समझ आई? अब देखो, जो हमारी ट्रांसफर कंपनी है उसको हमने यहाँ पे लिख पढ़ा है कि ट्रांसफर को हम सेलिंग कंपनी बोलते हैं, क्योंकि ये तो बंद हो रही है। ट्रांसफर कंपनी में तो ओल्ड मतलब क्या है? ओल्ड मतलब हमारी पुरानी कंपनी जो है वो बंद हो रही है और नई कंपनी चालू हो रही है। और जो नई है वो हमारी न्यू कंपनी जो है वो कौन सी है? परचेजिंग है। क्यों परचेजिंग है? क्योंकि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ एक्स और वाई का। वाई ने एक्स का बिजनेस को परचेज कर लिया और एक्स यहाँ पे अपना जो यानी जो कंपनी है वो उसको बेच रहा है। बात समझ आ गई? तो x और जो y है, कहीं ना कहीं जो y है वो क्या है? परचेजिंग कंपनी, और जो x है वो क्या है? सेलिंग कंपनी है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले समझाना इसलिए ज़रूरी था परचेज कंसिडरेशन का, ताकि आपको ये समझ आ सके। तो देखो, होता क्या है कि जैसे y है, इसने इसका बिजनेस खरीद दिया, मतलब इसकी सारी एसेट्स किसकी हो गई? x की। सारी x कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ, एसेट्स एंड लायबिलिटी अब किसकी हो गई? y की हो गई।
तो एक्स बोलता है कि जब मैंने आपको अपनी सारी संपत्ति, सारी की सारी लाइबिलिटीज आपको ट्रांसफर कर दी, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी मुझे बदले में कुछ दो? कंसिडरेशन मतलब तो हमें पता है ना कि क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। तो हमें कुछ ना कुछ तो बदले में चाहिए कि जब ये अपनी एसेट एंड लाइबिलिटी यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, सब कुछ दे रहा है एक्स, तो वाई भी तो कुछ ना कुछ देना उसके बदले में। तो एक्स बोलता है, यानी जो एक्स कंपनी, जो ओल्ड कंपनी है, जो ट्रांसफरर कंपनी है, वो बोलती है कि आपको बदले में कुछ पेमेंट करना पड़ेगा हमको। उसी को हम क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। यानी कि कुछ भी हो सकता है। एक्स अपनी सारी की सारी एसेट लाइबिलिटी यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, तो वाई को भी तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो वाई जो है वो कुछ ना कुछ समथिंग इन रिटर्न जो है एक्स कंपनी को, यानी जो ओल्ड कंपनी है उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा। क्या देगा? पेमेंट करेगा। उसी पेमेंट को परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। और उस पेमेंट में हो सकता है वो कैश दे, मनी दे, या फिर हो सकता है बोल सकता है, वाई बोल सकता है कि ठीक है आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो, मैं लिख देती हूँ। या तो वो शेयर्स दे सकता है, या फिर वो डिबेंचर्स दे सकता है, या फिर वो कुछ एसेट्स दे सकता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसी के अंदर परचेज कंसिडरेशन में आता है। और यही हमारी डिफाइन में लिखा था कि द एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स एंड द अदर सिक्योरिटीज, शेयर्स भी हो सकता है, सिक्योरिटीज भी होती है, उनका टोटल जो होता है इशू किए जाते हैं, एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश में भी हो सकता है, या फिर कोई अदर एसेट्स भी हो सकती है। कौन करेगा? बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। यानी कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो किसको देगी? ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को। आई होप आपको 100% चीजें क्लियर होंगी। और ये मेथड्स हैं, अब आप मेथड समझ लीजिए, मेथड कौन कौन से होते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन को निकालने के 4 मेथड हैं। पहला होता है लमसम मेथड, दूसरा होता है नेट पेमेंट मेथड, थर्ड वन इज नेट एसेट मेथड, और फोर्थ होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ शेयर मेथड। देखो थर्ड और फोर्थ तो आप लोगों ने ऑलरेडी वैसे पढ़ लिया था इशू ऑफ शेयर के अंदर, बाकी मैं मेन आपको फॉर्मेट बता दूंगी। लमसम बहुत इजी है और नेट पेमेंट भी बहुत ही इजी है। तो सबसे पहला आता है लमसम मेथड। लमसम मेथड में क्या बोला गया? व्हेन द परचेजिंग कंपनी एग्री टू पे अ फिक्स सम इन कंसिडरेशन। यानी कि जो परचेजिंग कंपनी है वो अगर एग्री कर ले कि मैं फिक्स सम, यानी जो पैसा है, कंसिडरेशन ऑफ एक्वायरिंग द वेंडर कंपनी इज कंसीडर लमसम मेथड। तो अगर वो कुछ फिक्स देती है तो उसे हम लमसम मेथड उसमें लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ए लिमिटेड जो है वो एग्री करती है टू टेक ओवर द बी लिमिटेड, यानी ए लिमिटेड ने एग्री करा कि वो बी को टेक ओवर कर लेगी फॉर द सम रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए में। पेमेंट मेड टू द थर्ड पार्टी एंड द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप जो है वो क्या है? इज नॉट बी इंक्लूडेड इन परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, किसका है वो? लमसम मेथड है। लमसम मेथड में कुछ नहीं होता, एक अमाउंट होता है, फिक्स अमाउंट जो होता है कंसिडरेशन का वो बता दिया जाता है, तो उसमें हम ये लगाते हैं। दूसरा है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट नाम से ही क्लियर है। अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू द टोटल ऑफ द पेमेंट मेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, डिबेंचर, कैश, कुछ भी हो सकता है, जो मैंने आपको अभी समझाया। आओ फटाफट एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, फिर इसको खत्म करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे निकालना है। जैसे एक्स लिमिटेड ने टेक ओवर करा बिजनेस, किसके बिजनेस को? वाई लिमिटेड को, एंड एग्री टू पे द परचेज कंसिडरेशन एज फॉलो। इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच है, एट द रेट 12 ईच। 5,000 प्रेफरेंस शेयर है ऑफ नो ईच, एंड कैश ₹30,000। बस कुछ नहीं करना आपको, जो जो इन्फॉर्मेशन परचेज कंसिडरेशन में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है और सॉल्व कर देना है। जैसे कि यहाँ पे पहले इक्विटी शेयर के बारे में बताया था, तो कितने थे? 10,000 थे। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 ईच, तो कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। एज सिंपल एज दैट। 5,000 के प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10 कितना हो गया? 5,000 इंटू 10 करेंगे 50,000 हो गया। कैश कितना है? कैश हमें बता दिया गया 30,000 है। सबको जोड़ दो, परचेज कंसिडरेशन 2 लाख का निकल जाएगा। तो इतना सही करना था। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इजिली कर पाओगे। थर्ड मेथड है हमारा नेट एसेट मेथड। क्या होता है? तो देखो नेट एसेट मेथड हमने ऑलरेडी समझ लिया है वैसे तो, बट फिर भी आपको समझा देती हूँ। नेट एसेट इज द एग्रीगेट ऑफ एसेट, जितनी भी एसेट है उनका टोटल। यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट है हमारा, जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी आएंगी। जैसे एसेट टेक ओवर है, एग्रीड वैल्यू पे जो ली गई है वो, इसमें क्या चीज नहीं आएगी? फिक्स चीजेस एसेट्स नहीं आएंगी। ऑल क्लियर? गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर सब आएगा। और उसमें माइनस क्या कर देना है? लाइबिलिटी माइनस कर देनी है। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ पहले, बट फिर भी मैंने बता दिया। क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटीज में आएगा। बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, डिबेंचर्स हो गया, सबको यहाँ पे पहले ऐड कर देना, उसके बाद माइनस कर देना। किसमें से? एसेट में से। तो क्या निकल जाएगा? परचेज कंसिडरेशन, यानी नेट एसेट्स हमारी निकल जाएगी। यहाँ पे नीचे कुछ लिखा है, यहाँ पे जो मेन कंसिडरेशन के पॉइंट्स हैं परचेज कंसिडरेशन के वो लिखा है। द टर्म बिजनेस विल ऑलवेज मीन्स बोथ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी लेगा।
टर्म एसेट इंक्लूड, सारी एसेट्स आएंगे लेकिन फिक्स्ड एसेट को नहीं इंक्लूड करना। अगर क्वेश्चन में दिया गया ना तो आप इसको नहीं लोगे, ठीक है। लाइबिलिटी मींस आउटसाइड लाइबिलिटी इज नेवर इंक्लूड, आउटसाइड लाइबिलिटी जो होगी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया और रिजर्व एंड सरप्लस, इन सबको हमें इंक्लूड जो है नहीं करना है। आई होप आपको क्लियर है। बाकी सारी लाइबिलिटीज ले लेनी है। और एग्रीड वैल्यू पर, अच्छा इसका एक क्वेश्चन भी फटाफट से करा देती हूँ ताकि आपको ऑल क्लियर हो जाए। मतलब ये तीसरा मेथड था नेट एसेट मेथड, जो मैं आपको इसका क्वेश्चन भी करा रही हूँ और पहले वाले का क्वेश्चन करा दिया। एक्स लिमिटेड जो है परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड हु समराइज बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2019 की। सिंपल है, इसलिए मैं ऐसे रफली आप लोगों को बता रही हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो। ये लाइबिलिटी है, ये अमाउंट है, ये एसेट है, फिर से अमाउंट है। यहाँ पे लिखा गया था गुडविल इज इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एट 50,000, यानी कि जो गुडविल की फिर से वैल्यू बताई गई 50,000 है और अदर फिक्स एसेट हमारी 4,20,000 की है। देयर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी भी 20,000 की है विच हैज बिकम पेबल, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन अंडर नेट एसेट मेथड। देखो सब हर जगह हम क्या निकाल रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन पीसी निकाल रहे हैं शॉर्ट में बोले तो, लेकिन मेथड अलग अलग है। पहले हमने नेट पेमेंट मेथड से सीखा, फिर हमने नेट एसेट मेथड से निकालना सीखा, है ना। सॉरी, नेट एसेट मेथड का तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, अब उसी की मदद से हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो देखो नेट एसेट में हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया, जो जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही सब ले लेंगे। तो सबसे पहले एसेट्स आती है, यहाँ लिखा भी है एसेट्स आएंगे। एसेट में सबसे पहले क्या आएगा, गुडविल, जो आपकी बैलेंस शीट में दी गई है। जितनी एसेट्स दी होंगे वही तो लोगे ना, ये थोड़ी ना फॉर्मेट में जो सारी दी गई है वो तो वैल्यू दी नहीं तो गई वो नहीं लेंगे। तो सबसे पहले गुडविल कितने दिया है, यहाँ पे 70,000 की है, लेकिन गुडविल का जो मेन वैल्यू जो दिया गया है हमें, वो यहाँ पे कितना दिया गया है, 50,000 का दिया गया है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे जो है मेन वैल्यू लेनी होती है। तो कितना आ गया, 50,000 आ गया। उसके बाद अदर फिक्स एसेट्स कितनी है हमारी, यहाँ पे दी गई है 4,50,000 की, और यहाँ पे कितनी है 4,20,000। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, 4,20,000 की लिख देंगे। और अदर और करंट एसेट्स कितने की है, करंट एसेट हमें बताई गई है यहाँ पर 2,20,000 की। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ये वाला लिख दिया, सबको ऐड कर दिया तो कितना है 6,90,000 हमारा जो है आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे एसेट को ऐड कर दिया। अब क्या करना है, लाइबिलिटी एंड प्रोविजन को माइनस करना होता है। अभी हमने देखा, अब देखो उसमें क्या क्या आएगा, डिबेंचर्स, करंट लाइबिलिटीज वगैरह देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले डिबेंचर कितने दिए गए हैं, 1 लाख के, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद करंट लाइबिलिटी कितने की है, करंट लाइबिलिटी हमारी 90,000 की है, वो भी हमने लिख दिया। कंटिजेंट लाइबिलिटी देख लेते हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटी की हमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी 20,000 की, ठीक है। तो 20,000 जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ले लिया हमने, कितना हो गया 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 20,000, इन सबको जोड़ दोगे 2,10,000 आएगा। अब क्या करना है, इनको पहले प्लस करना होता है। पहले भी एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, वो मतलब लाइबिलिटी से रिलेटेड ही बच्चे का डाउट था, बट मैंने अच्छे से उसे क्लियर करवा दिया था। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बता रही हूँ कि लाइबिलिटी माइनस ही होगी। अब देखो हमारा एसेट कितना आ रहा है, 6,90,000 का आ रहा है ना। मैं आपको कैलसी पे करके दिखाती हूँ, देखो 6,90,000 आ रहा है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये मेरी एसेट की वैल्यू है। तो हमें क्या करना होता है, पहले हमें माइनस ही करना है एसेट में से लाइबिलिटी को, बट एक एक करके माइनस करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी डिबेंचर को पहले माइनस करूँ, फिर करंट लाइबिलिटी माइनस करूँ, फिर मैं कंटिजेंट लाइबिलिटी माइनस करूँ, मतलब बहुत लंबा मेथड है। तो इसलिए अच्छा है कि मैं सबको पहले प्लस कर लेती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट माइनस कर दूंगी। तो मैंने 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 20,000 को प्लस करूँगी तो कितना आएगा, 2,10,000 आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, 6,90,000 में से लाइबिलिटी कितने की है, 2,10,000 की है। तो 2,10,000 को मैं अगर माइनस करती हूँ तो हमारा आंसर आता है 4,80,000। तो 4,80,000 हमारा क्या निकल गया, परचेज कंसिडरेशन, यानी वैल्यू ऑफ नेट एसेट मेथड से हमारा परचेज कंसिडरेशन निकल गया है। आई होप आपको 100% क्लियर होती होंगी चीजें। अच्छा, अब लास्ट मेथड है, उसका फॉर्मूला देखेंगे, वो तो बहुत ही सिंपल है। और फिर लास्ट मेथड है हमारा परचेज कंसिडरेशन का, जो समझ लो उसके बाद ये मेथड सारे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले जो लास्ट है हमारा वो है एक्सचेंज ऑफ शेयर मेथड, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ नेट एसेट को डिवाइड देना है नंबर ऑफ शेयर से। तो देखो ये जो वैल्यू ऑफ नेट एसेट है वो कैसे निकलेगा, तो देखो नेट रिजाइबल वैल्यू ऑफ एसेट में से पेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी को माइनस करना और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी माइनस कर देना। तो आपकी क्या निकल जाएगी, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकल जाएंगी, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। आई होप आपको क्लियर होता होगा। और ये मैंने आपको सारे मेथड्स बता दी हैं। अब हम जो है ये जो वीडियो है इसको अभी हम एंड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है इस वीडियो के अंदर। अब एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जो इसमें हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे और इस पूरे के पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। और उसके बाद वन शॉट आएगी
आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, वो देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, 100% पास हो जाओगे। 17 जुलाई से पहले पहले आपका सारा का सारा मैं करवा दूंगी। और एक बच्चों का डाउट था कि मैम कैश फ्लो चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो मैं तो सब कुछ करा के चल रही हूँ। जो भी बच्चों का, वैसे तो आप देखेंगे तो जो बीकॉम प्रोग्राम वाले हैं उनको बोला जा रहा है कि उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, बट स्टिल कुछ लोग कह रहे हैं कि आ रहा है। तो मैंने तो करवा दिया है, बुक में हो चाहे ना हो बट करवा दिया। आप बस उसका फॉर्मेट देख लेना, वैसे भी आपने क्लास 12th में तो पढ़ ही रखा है। वन शॉट जब आएगी वो भी एक बार गो थ्रू करके चले जाना, अगर आ गया तो ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी डेप्रिसिएशन के साथ ऐसा ही हुआ था। कुछ लोग बोल रहे थे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बट मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि डेप्रिसिएशन आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और वो आया भी था। तो आप रिस्क ना लें, अगर नहीं लेना चाहते तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप अपना चैनल समझ के इसको कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक था। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट। पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।